जय हिंद दोस्तों। पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे लास्ट पोस्ट को सराहा और मेरा प्रयास आपको पसंद आया। इसी तरह प्यार बनाए रखें तो हम और भी कई वीडियो सीरीज़ अन्य विषयों का भी इस लॉकडाउन पीरियड में बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा दूसरा चैप्टर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि भारत के मध्यकाल और यूरोप के मध्यकाल में क्या अंतर है। फिर हमने चर्चा की कि कैसे यूरोप में रोमन साम्राज्य का उदय और पतन हो गया। फिर हमने यूरोप के रोमन और बिजेंटाइन साम्राज्य के बारे में पढ़ा और यह भी जाना कि कैसे यूरोप में ब्लैक पीरियड का प्रवेश होता है और फिर कैसे यूरोप में पुनर्जागरण आता है। फिर हमने यूरोप में सामंतवाद के प्रवेश पर भी चर्चा की और यह भी बतलाया कि किन कारकों के चलते यूरोप में एक अधिक्रम यानी हायरकी का प्रवेश हुआ, चाहे वो सेना में हो या प्रशासन में। कैसे कोई राजा प्रमुख हो गया और कैसे ड्यूक, अर्ल, बैरन आदि यूरोप समाज में आए और यूरोपीय समाज विभाजित हो गया। जो लोग नए हैं चैनल पर और जिन्होंने इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे देता हूँ, आप जाकर उसको देख लो। आज का वीडियो पिछले वीडियो से अधिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम अरब के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत में मध्यकालीन युग का प्रवेश और अरब साम्राज्य में इस्लाम के उदय के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम चीन के द्वारा मध्यकालीन युग में किए जाने वाले व्यापारों की भी चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक उठाने से पहले उसके आगे और पीछे की जानकारी यदि मिल जाती है तो बहुत बेहतर होता है। इसलिए मैं आपको यह सब बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मध्यकालीन भारत के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, नाश्ता थियोरी को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उस नाश्ता जो पहले जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो नाश्ता का फुल फॉर्म है नाम, ना से फिर स्थान और तारीख। तो ये तीनों चीज़ें हिस्ट्री पढ़ते वक्त आप ज़रूर याद रखें, नहीं तो हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अरब के बारे में कुछ कहने से पहले आपको चीन ले चलते हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि अरब साम्राज्य के बारे में आपको पहले बताऊं, पर बाद में मेरा प्लान चेंज हो गया क्योंकि भारत में यदि मध्यकालीन युग की बात करनी है तो इस वीडियो के एंड में ही अरब साम्राज्य का जिक्र करना सही होगा। तो चीन की बात करें तो 1618 ईस्वी में वहाँ के सुई वंश के पतन के बाद तांग वंश आया। फिर इस जो तांग वंश था, तांग वंश का शासनकाल चीनी इतिहास का सर्वाधिक प्रगति का समय समझा जाता है। इस काल में कई प्रशासनिक सुधार हुए, व्यापार की उन्नति हुई और साम्राज्य का विस्तार हुआ। तांग शासकों ने मध्य एशिया में सिंकियांग के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और एक रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट का एक उनके लिए ऑप्शन खुला, जिनसे उनका व्यापार बहुत बढ़ गया। इस रास्ते से वो रेशम का व्यापार तो करते ही थे, साथ ही साथ एक बढ़िया किस्म की चीनी मिट्टी के बर्तन, जेड पत्थर यूरोप और भारत को निर्यात करते थे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये जेड पत्थर। तो इन सब चीज़ों का निर्यात करके चीन जो है बहुत ही समृद्ध हो रहा था। तो तांग वंश का शासन 906 ईस्वी में ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद वहाँ 50 वर्षों तक पूर्ण अराजकता का माहौल रहा। फिर वहाँ सुंग वंश आया और इस वंश का राज भी लगभग 300 वर्ष तक चला। 13वीं शताब्दी से एशिया और यूरोप के अन्य देशों की भांति चीन के जीवन पर भी लगभग 100 वर्षों तक मंगोलों के आक्रमणों का बहुत प्रभाव पड़ा। मंगोलों ने चीन में बड़े पैमाने पर लूटपाट और हत्याएं की। मंगोलों का अधिकार क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम तक फैल गया और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। काफ़ी अभी देखोगे आप
एक मंगोलिया का मैप देखोगे तो बहुत ही लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो बहुत ही अभी तो खैर कुछ वो करता ही नहीं है, मगर पहले मंगोलों का आक्रमण से सभी लोग सभी देश जो है वो डरते थे। तो आप ही सोच सकते हो कि चीन में इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने लूट और हत्याएं की, और उनका साम्राज्य सोचो अब अभी के वर्तमान के उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम तक फैल गया। आपको शायद एक चीज़ जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू मूल के ही शासक राज करते थे। तो इसलिए आज भी आप देखो कि साउथ ईस्ट एशिया में रामायण महाभारत की कहानी सभी लोग जानते हैं, वहाँ नाटक भी होता है इस सब के बारे में। और यहाँ तक कि वहाँ जो सार्वजनिक स्थल है, एयरपोर्ट है, सबके नाम हिंदी पौराणिक कथाओं में अभी भी आज भी हैं। तो आपको यदि कभी मौका मिला आईएएस बनने के बाद तो आप ज़रूर जाना ये सब जगह पर और देखना है, तो आपको अलग नज़रिए से आप उन सब चीज़ों को देख सकोगे। तो इस युग में इस क्षेत्र में यानी दक्षिण पूर्व एशिया में दो शक्तिशाली राजा थे, मतलब मैं नीचे की बात कर रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। तो वहाँ दो शक्तिशाली राजा थे, एक शैलेंद्र थे और एक कंबुज थे। शैलेंद्र साम्राज्य श्री विजय साम्राज्य, पहले श्री विजय साम्राज्य था वहाँ पर, तो उनके स्थान पर स्थापित हुआ था। तो जब यह साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर था तब इसमें सुमात्रा, जावा, मलाया जो प्रायद्वीप है, श्याम मतलब आधुनिक जो अभी थाईलैंड है, पहले उस थाईलैंड का नाम श्याम था, और फिलीपींस में भी इस साम्राज्य सारा शैलेंद्र जी के अंदर था। तो जो शैलेंद्र साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसका चीन के समुद्री मार्ग पर सबसे अधिक प्रभाव था। इस साम्राज्य के साथ भारत के गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। इस साम्राज्य की राजधानी पालेमबांग सुमात्रा में स्थित थी और यह पहले से ही संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे। शैलेंद्र साम्राज्य के शासकों ने अनेक शानदार मंदिरों का भी निर्माण कराया। इनमें सर्वाधिक विख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण जो हुआ वो 8वीं शताब्दी में हुआ और इस मंदिर में आप 436 बुद्ध के चित्र बनाए, इसमें आप देख सकोगे। जब भी आप जाओगे कभी तो देखना, बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है। तो 436 बुद्ध के चित्र हैं वहाँ पर। इसका निर्माण एक पूरे पहाड़ को 9 तलों में काट कर किया गया है, जिसके सबसे ऊपर एक स्तूप है। तो इस युग में साहित्य, कठपुतली के नाच, भारतीय महाकाव्यों को बहुत महत्ता मिली। उधर कंबोज साम्राज्य का अधिकार क्षेत्र अन्नाम यानी दक्षिणी वियतनाम और कंबोडिया तक विस्तृत था। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि यदि हम लोग कहें तो कंबोडिया में अंकोर थोम के निकट मंदिरों का समूह माना जाता है। शायद आपने सुना भी होगा अंकोर वाट मंदिर के बारे में। तो यह एक बहुत ही विशाल मंदिर है जो कंबोज साम्राज्य के राजाओं ने ही बनवाया था। रामायण और महाभारत की कहानियाँ मंदिर की दीवारों पर उभार कर लिखी गई हैं। इस मंदिर में 3 किलोमीटर तक छत से ढका एक रास्ता है और देवी देवताओं तथा अप्सराओं की सुंदर मूर्तियाँ हैं। तो काफ़ी अच्छा है, देखो आप कभी जाओगे फिर देखना। मैं ऐसे फ़ोटो दे देता हूँ, आप उसको देखो अच्छे से। तो ये सारे मंदिर विस्मृति के अभी गर्भ में समा गए थे और घने जंगलों से ढक गए थे। तो भला है वो फ्रांसीसी इंसान का जिसने इसकी खोज 1860 ईस्वी में की। चलिए अब अरब के बारे में बात करते हैं। तो इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब लोग अनेक कबीलों में बटे हुए थे, यानी इस्लाम धर्म का उस समय तक पूरे संसार में प्रवेश नहीं हुआ था। अरब में सिर्फ कबीले थे जो मुख्य रूप से पशुपालन कर अपनी जीविका चलाते थे। वहाँ के कबीले आपस में ज़मीन, विशेषकर चारागाहों के स्वामित्व को लेकर लड़ते रहते थे। 1 से 600 ईस्वी के दौरान, जो 6 साल का जो पीरियड है, शुरुआती ईसा के 600 साल से तक, अरबों ने विदेश व्यापार में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। उस समय अन्य देशों के साथ व्यापार
काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब बाहर के देशों के से आप जब संपर्क में करोगे तो आपका व्यापार तो फले फूलेगा ही, साथ ही साथ आप नए विचारों के संपर्क में भी आ जाओगे। तो हमारे यहाँ कहावत है कि कुएं के मेढक को बाहरी दुनिया का पता नहीं लगता, यानी वो मेढक सिर्फ कुएं में पड़े पड़े उस कुएं को ही अपना संसार समझता है, तो उसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अतः पता ही नहीं होता उसको। तो अरब लोग भी जब बाहर के देशों के संपर्क में आए तो उनका दिमाग थोड़ा खुला और उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी। 7वीं शताब्दी में, जैसा कि आपको बता दिया है पिछली वीडियो में, शताब्दी का अर्थ क्या होता है, इसलिए कंफ्यूज कभी मत होइएगा। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जब भी शताब्दी का उत्तरार्ध, शताब्दी का प्रारंभिक चरण बोलो तो समझ जाइएगा। तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम के रूप में एक नए धर्म का अरब में उदय हुआ, इस्लाम आया। और धर्म का क्या काम है, कोई भी हो धर्म हो तो लोगों को एक दूसरे से जोड़ना। धर्म का काम क्या है, एक लोग दूसरे से जोड़ना। तो अरब में इस्लाम के उदय से आपस में लड़ने वाले जो कबीले थे वो एकजुट होकर एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में आ गए, जिससे अरब साम्राज्य का जन्म हुआ। अरब के अतिरिक्त सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन भी इस साम्राज्य में शामिल हुए और अरब साम्राज्य का और भी विस्तार हो गया। अरब साम्राज्य के इतिहास में आपको बार बार एक शब्द मिलेगा, खलीफा। दरअसल खलीफा राजा हुआ करते थे, यानी वह प्रमुख होते थे लोगों के। अरब साम्राज्य में कुल 3 खलीफा हुए थे, जिनमें से मैं अब्बासी खलीफे का जिक्र करने वाला हूँ। 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में बगदाद में अब्बासी खलीफे जो हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। तो इनका दावा था कि ये उसी कबीले के सदस्य हैं जिस कबीले के इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो हैं मोहम्मद साहब, वो बिलोंग करते हैं। तो और इस कारण उन्हें पवित्र माना जाना चाहिए। ऐसा आप कभी बहुत बार पढ़ोगे, जैसे पोप रोमन साम्राज्य में हम लोगों ने पढ़ा था, पोप भी इसी तरह से करते थे कि वो मतलब कि गॉड के भेजे हुए दूत हैं, तो उनका भी यही कहना था। तो करीब 150 साल तक उनका साम्राज्य शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। तो जब अब्बासी साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था तब सभ्यता और संस्कृति के लगभग सभी प्रमुख केंद्र उनके अधीन थे। इनमें मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक केंद्र शामिल थे। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि अब्बासियों का प्रभाव न केवल पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के धनी देशों पर था, उनका अधिकार जो क्षेत्र था वो भूमध्य सागर क्षेत्र के देशों और भारत और चीन को जोड़ने वाले जो व्यापार मार्ग थे उन पर भी उनका अधिकार हो गया। तो इन व्यापार मार्गों से उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती थी और इससे अब्बासी राज दरबार का वैभव बहुत बढ़ गया, पैसे वैसे काफ़ी आ गए और प्रभाव भी बहुत बढ़ गया। अरब लोग, एक चीज़ था उन लोगों में कि वो व्यापार में बहुत कुशल थे और इस काल में समुद्री या अन्य मार्गों के जरिए बहुत बड़े व्यापारियों के रूप में उनका उदय हुआ। बड़े बड़े शहरों की नींव इसी समय अरब में ही पड़ी। जब समाज वैभव प्राप्त करता है, जैसा आप जानते हो, जब पैसा हो जाता है, काफ़ी धनाढ्य हो जाते हैं, तो लोग तो विचार भी खुल जाते हैं। ऐसा आज भी दिखता है कि जो देश जितना वैभवशाली हो, पैसा वाला हो, तो उनमें कट्टरता में कमी दिखाई देती है। तो अब्बासी खलीफे जरूर कट्टर मुसलमान थे, पर उन्होंने ज्ञान के लिए हर दिशा के द्वार जो हैं वो खोले रखे, बशर्ते कि इस ज्ञान से इस्लाम की जो मूलभूत मान्यता है उनको ठेस न पहुँचे। तो उन्होंने ईसाई और यहूदी जैसे गैर मुसलमानों तथा गैर अरबों जैसे विशेषकर ईरानी लोग जो थे, जिसमें अनेक फारसी संप्रदाय के थे, और बौद्धों से भी बहुत कुछ सीखने की जिज्ञासा जताई। यूनानी, बिजेंटाइन, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बिजेंटाइन के बारे में, मिस्री, ईरानी और भारतीय जैसे विभिन्न संस्कृतियों के वे संपर्क में आए और इस काल में वहाँ की पुस्तकों का धड़ल्ले से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। कुछ ही सालों में विभिन्न देशों की करीब करीब सभी श्रेष्ठ और मूल्यवान वैज्ञानिक पुस्तकों का अनुवाद अरबी में हो गया। चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान यूनान और भारत से उन्होंने ले लिया और इसी कारण उनके चिकित्सा शास्त्र को आज भी यूनानी कहा जाता है।
यूनान का विज्ञान तथा दर्शन सीरिया और फारस के जरिए अरबों को मिला। विद्वानों का मानना है कि जब अरब साम्राज्य प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा था, तभी वहाँ दिशा यंत्र यानी कंपास, बारूद और यहाँ तक कि पट्टियों वाली गाड़ी जो है चीन का आविष्कार था, वो अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुँचे। इधर भारत और अरबों का सीधा संपर्क स्थापित हुआ। भारत और अरब में व्यापार बढ़ने लगा। इसी काल में भारतीय गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया, जिसमें वराह मिहिर की पुस्तक सूर्य सिद्धांत भी शामिल थी। अनेक संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसमें पंचतंत्र जो है वो प्रमुख थी। पंचतंत्र की कहानियाँ तो आज भी अरब देशों और अन्य यूरोपीय देशों में लघु साहित्य का आधार है। भारतीयों को ज्योतिष, गणित, नक्षत्र विद्या और औषधि विज्ञान में जो योग्यता प्राप्त थी, उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और बगदाद भी पहुंची। वहाँ के खलीफा थे एक हारून रशीद। उस समय भारत और बगदाद का बड़ा घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। कहा जाता है कि एक मंख नाम के एक भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून रशीद को उसकी बीमारी से ठीक कर दिया था। तो उस खलीफा ने मंख को एक शाही अस्पताल में, जो बगदाद में ही था, सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया। खलीफा के कहने पर भारतीयों की अनेक औषधि विज्ञान की पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इन पुस्तकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट और माधवकर की थी, जिनकी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। पर दुख की बात यह है कि 14वीं शताब्दी के बाद अरब साम्राज्य वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब उनमें धार्मिक उन्माद और कट्टरता बढ़ने लगी। धीरे धीरे अरब में ज्ञान विज्ञान का ह्रास होने लगा। उनका सारा ध्यान साम्राज्य के विस्तार पर चला गया। धर्म के नाम पर मुसलमान जो हैं वो एशिया के कई भागों में सेना लेकर आक्रमण कर रहे थे और इस अभियान में जुटे थे कि पूरे विश्व को मुसलमान बना दिया जाए। ऐसे अभियानों को इस्लाम में एक कर्तव्य माने जाने लगा। इस कारण न केवल मध्य एशिया अपितु भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमण हुए। ये आक्रमण अरबों, ईरानियों और तुर्कों के द्वारा हुए। संयोग से कई कारणों से उन्हें सफलता मिलती चली गई और इस प्रकार इस क्षेत्र में एक नया युग आरंभ हुआ, जिसे इस्लामी युग कहा जा सकता है। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में किन 3 साम्राज्यों का उदय हुआ, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर तो भारत में लगातार आक्रमण ही आक्रमण हुए। इन्हीं आक्रमणों की चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। भले ही आपको एक छात्र के रूप में ज्ञान अर्जन के लिए मध्यकालीन इतिहास पढ़ना पड़ता है, पर हमारा मध्यकालीन इतिहास खून से रंगा हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। बुझे मन से ही करेंगे, पर ज़रूर करेंगे ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को खूब सारा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा प्रयास आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद।